साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस की मुख्य परीक्षा के लिए या मेंस के लिए जो है टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए। तो यहाँ पर हम लोग जो टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं यह दृष्टि कोचिंग संस्था के द्वारा यूपीएससी के जो छात्र हैं जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया, जिनका मेंस है, उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। ये मेंटरशिप प्रोग्राम हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए फ्री में है इनका, और इसमें जो है इसी के तहत जो डेली टेस्ट होता है उस डेली टेस्ट को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। इसमें पूरे 10 क्वेश्चन हैं और इसमें जो टॉपिक कवर किए गए हैं इन 10 क्वेश्चन में वो क्या है, आप टॉपिक देख लीजिए। यहाँ पे 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला है कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन एंड विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। दूसरा है गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन्स चार्टर, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स है। तीसरा है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी एंड मनी लॉन्ड्रिंग। और चौथा है आपका ह्यूमन वैल्यूज, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इन पे आधारित आपके 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका कि मानवीय मूल्यों में क्या शामिल है। ये एथिक्स का क्वेश्चन है कि मानवीय मूल्यों में क्या शामिल है। सार्वभौमिक महत्व रखने वाले कुछ मानवीय मूल्यों की पहचान कर उन पर चर्चा करें। तो चलिए ये 150 शब्दों में इसको लिखना है। तो मानवीय मूल्य जो है ये सिद्धांतों, विश्वासों और गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हैं जिन्हें व्यक्तियों और समाजों द्वारा महत्वपूर्ण और वांछनीय माना जाता है। ये गहराई से जुड़े हुए हैं जो मानव व्यवहार, पसंद और बातचीत को आकार देते हैं। ये जो मानवीय मूल्य होते हैं वो आपके मानव व्यवहार, पसंद और बातचीत को आकार देते हैं, निर्णय देने के लिए एक नैतिक ढांचा प्रदान करते हैं तथा नैतिक आचरण और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते हैं। मानवीय मूल्यों को विभिन्न डोमेन में वर्गीकृत किया जा सकता है, या इसको विभिन्न कैटेगरी में रखा जा सकता है। जैसे कि नैतिक मूल्य में आपकी निष्पक्षता, न्याय, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के सिद्धांत को रख सकते हैं। इसी प्रकार से व्यक्तिगत मूल्य व्यक्तिगत विश्वासों और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं, जैसे कि सहानुभूति, करुणा, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत विकास। सामाजिक मूल्य सम्मान, सहिष्णुता, समानता, सहयोग और सामुदायिक जुड़ाव जैसे मूल्य सहित समग्र रूप से समाज की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आध्यात्मिक या पारलौकिक मूल्य, तो इसमें आपका इसके उदाहरण में प्रेम, कृतज्ञता, क्षमा और जीवन के प्रति सम्मान जैसे मूल्य शामिल हैं। कुछ मानवीय मूल्यों की पहुंच सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक होती है जो सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक बाधाओं को पार करती हैं। इन मूल्यों को मानव कल्याण के लिए मौलिक माना जाता है और मानव स्वभाव में गहराई से निहित होते हैं। ऐसे सार्वभौमिक मूल्यों के ये क्या होंगे, जो आपके सार्वभौमिक हैं तो इन्हें सार्वभौमिक मूल्य कहेंगे। तो सार्वभौमिक मूल्यों के उदाहरणों में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात उत्तरदायित्व तो आ जाएगा, ह्यूमन डिग्निटी अर्थात मानव गरिमा, फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता, कंपेशन अर्थात करुणा, जस्टिस अर्थात न्याय, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी मतलब सच्चाई और ईमानदारी। ये सभी क्या है, सार्वभौमिक मूल्य हैं। तो निष्कर्ष रूप में आप बता सकते हैं कि सार्वभौमिक मूल्य नैतिक व्यवहार, सामाजिक सामंजस्य और एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज की खोज के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं, जबकि सांस्कृतिक और प्रासंगिक कारक मूल्यों की व्याख्या और जोर को प्रभावित कर सकते हैं। ये सार्वभौमिक मूल्य बेहतर दुनिया की समझ, सहयोग और साझा दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए एक सामान्य आधार प्रदान करते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उपनिवेशित समाजों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर उपनिवेशीकरण अर्थात कोलोनाइजेशन के प्रभावों की चर्चा कीजिए। जो उपनिवेशित समाज रहे, जैसे कि भारत आपका उपनिवेश रहा है ब्रिटेन का, तो इसके समाजों पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ा उस कोलोनाइजेशन का, इसे हमें चर्चा करना है। तो देखिए, औपनिवेशीकरण का उपनिवेशित समाजों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। यूरोपीय शक्तियों ने आक्रामक विस्तार और वर्चस्व की अवधि शुरू की तथा ऐसी विरासत छोड़ी जिसने दुनिया भर के देशों की नियति को आकार दिया। औपनिवेशीकरण के प्रभाव को 3 कैटेगरी में देखें, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव। तो सामाजिक प्रभाव की बात करें तो औपनिवेशीकरण ने स्वदेशी संस्कृतियों को मिटा दिया, पवित्र स्थलों को नष्ट कर दिया और इसने यूरोपीय रीति रिवाजों को थोपा। उपनिवेशवादियों ने सामाजिक पदानुक्रम और विभाजन पैदा किया। उदाहरण के रूप में दक्षिण अमेरिका में मूल संस्कृतियों जैसे कि वहाँ के एजटेक और इंकास को स्पेन के द्वारा जो है, स्पेन ने वहाँ उसको उपनिवेश बनाया था अपना, तो
तो इसके द्वारा उन संस्कृतियों को समाप्त किया गया और ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरण यहाँ पर किया गया। तो जबरन धर्मांतरण का सामना करना पड़ा और यूरोपीय भाषाओं और रीति रिवाजों को लागू किया गया। ठीक है, सामाजिक प्रभाव में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे दास प्रथा प्रारंभ की, मतलब दास बनाने के लिए यहाँ से लोगों को कह सकते हैं पकड़ के ले जाया गया या अफ्रीका से ले जाया गया। ठीक है, बागानों में और गन्ने के खेतों में, चाय के बागानों में काम कराने के लिए और अन्य तरीके के काम कराने के लिए, खानों में काम कराने के लिए। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो औपनिवेशीकरण के कारण राजनीतिक स्वायत्तता का नुकसान हुआ। औपनिवेशीकरण के कारण राजनीतिक स्वायत्तता का नुकसान हुआ। स्थानीय शासकों को हाशिए पर धकेला गया और पारंपरिक शासन संरचनाओं को कमतर रखा गया। एक तरीके से वहाँ की जो पुरानी शासन व्यवस्था थी उसे ध्वस्त किया गया। ठीक है, वहाँ पर कई प्रकार के मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। उपनिवेशवादियों ने हिंसक रूप से राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबा दिया। वहाँ पे जो भी आंदोलन हुए, जैसे भारत में जो भी आंदोलन हुए क्रांतिकारी आंदोलन, उनको उसका दमन किया गया। तो इस तरह के ये राजनीतिक प्रभाव हुए। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो उपनिवेशवादियों ने आर्थिक लाभ के लिए उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। ठीक है, तो उपनिवेशवादियों ने क्या किया, उनके की हैं अद्वैत क्रांति के बाद जो वह उनके की हैं माल तैयार होता था, उस तैयार माल के लिए उपनिवेश उनके होते थे वहाँ पर उन्होंने जाकर खपाया और उपनिवेश उनके लिए कच्चे माल वहाँ से लाते थे। इस प्रकार से जो उपनिवेश होते थे वो उपनिवेशवादियों के लिए कच्चे माल के निर्यातक और तैयार माल के आयातक के रूप में कार्य करते थे। उपनिवेशवादी समाजों ने असमान आर्थिक विकास और शोषण का सामना किया। उपनिवेशवादी समाजों ने असमान आर्थिक विकास और शोषण का सामना किया और उनके जो कह सकते हैं कि पारंपरिक व्यवसाय थे, जैसे भारत में आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने जो यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय थे उसे ध्वस्त कर दिया और उपनिवेशवादियों के हितों की पूर्ति के लिए स्थानीय उद्योगों को बाधित किया गया, जिससे उपनिवेशित समाजों में गरीबी और पीड़ा को बढ़ाया। जैसे यहाँ की कृषि को चौपट किया गया। ठीक है, और जो लघु उद्योग थे उनको चौपट किया गया। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि औपनिवेशीकरण के प्रभाव स्थायी थे जो आज भी समाजों को आकार दे रहे हैं। उपनिवेशीकरण के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणाम यूरोपीय साम्राज्यवाद के युग के साथ साथ गहरी असमानताओं और व्यवधानों को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है कि पोलैंड के खिलाफ सीमित संघर्ष के लिए हिटलर के मंतव्य ने किस हद तक द्वितीय विश्व युद्ध को प्रभावित किया और उसकी शुरुआत का कारण बना। तो जो हिटलर ने पोलैंड के खिलाफ एक सीमित संघर्ष प्रारंभ किया था, तो ये बताना है किस प्रकार से वो द्वितीय विश्व युद्ध को प्रभावित किया और शुरुआत का कारण बन गया। देखिए, पोलैंड के खिलाफ एक सीमित संघर्ष के हिटलर के इरादे ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत और तीव्रता दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि हिटलर ने दावा किया कि पोलैंड पर उसका आक्रमण एक सीमित और स्थानीय कार्रवाई थी। अंततः इसने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दी जिससे वैश्विक संघर्ष होता है। सीमित संघर्ष के लिए हिटलर का जो मंतव्य था वो क्या था, मतलब इसकी जो सोच थी, जो इंटेंशन था इसका, पहला आक्रामकता के लिए बहाना बनाया इसने। हिटलर ने अपने आक्रमण को सही ठहराने के लिए पोलैंड में जर्मन वासियों के कथित उत्पीड़न का मनगढ़ंत बहाने का प्रयोग किया। जर्मन हितों की रक्षा करने के लिए इसे एक रक्षात्मक कार्रवाई के रूप में तैयार करके उन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन हासिल करने का लक्ष्य रखा। अगला है रैपिड ब्लिट्जक्रेग रणनीति। ये क्या होता है, तो ये पोलैंड में हिटलर की सैन्य रणनीति द्रुत गति से आक्रमण, यही है रैपिड ब्लिट्जक्रेग रणनीति। मतलब काफ़ी तेजी से उसने आक्रमण किया जिसने पोलिश सेना को अचंभित कर दिया और जल्दी उनकी हार का कारण बना। इस तेज और निर्णायक जीत ने हिटलर के आत्मविश्वास को बढ़ाया, जिससे उसे आगे की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। पोलैंड पर हिटलर के आक्रमण ने एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को जन्म दिया। ब्रिटेन और फ्रांस, जिन्होंने पोलैंड के साथ अपनी आपसी रक्षा संधियों पर हस्ताक्षर किए थे, ने पोलिश संप्रभुता की रक्षा में जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। हिटलर की आक्रामकता की इस सीधी प्रतिक्रिया ने स्थानीय विवाद से परे संघर्ष को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दी, क्योंकि इसमें अन्य देश भी शामिल हो गए, जैसे कि आपका फ्रांस और ब्रिटेन। अगला है कूटनीतिक प्रयासों की विफलता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा शांतिपूर्ण समाधान निकालने के प्रयासों के बावजूद हिटलर ने कूटनीतिक प्रयासों को अस्वीकार कर दिया। बातचीत तथा स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने से इनकार करने पर तनाव और बढ़ गया, जिससे अविश्वास और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया।
विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं, पोलैंड के साथ हिटलर का सीमित संघर्ष उसके विस्तारवादी एजेंडे की शुरुआत भर था। डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस और सोवियत संघ जैसे अन्य देशों के बाद के आक्रमणों के अनुसार उनकी क्षेत्रीय आकांक्षाएं पोलैंड से आगे बढ़ी। ये आक्रामक कार्रवाइयाँ यूरोप में जर्मन प्रभुत्व स्थापित करने की हिटलर की इच्छा से प्रेरित थी। उसने जो कई जगह पे अटैक किए। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि पोलैंड में हिटलर के सीमित संघर्ष ने द्वितीय विश्व युद्ध की तीव्रता को आक्रामकता, तीव्र ब्लिट्जक्रिग रणनीति तथा विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं ने बढ़ाया तथा विश्व संघर्ष को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा के कौन कौन से घटक हैं। इस क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एक संपूर्ण राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति स्थापित करने में भारत की उपलब्धियों के स्तर का मूल्यांकन करें। 150 वर्ड में लिखना है। तो देखिए, साइबर सुरक्षा एक संगठन और उसके कर्मचारियों और संपत्ति को साइबर खतरों से बचाने के हर पहलू को संदर्भित करता है। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा यही कि जो भी आपका कह सकते हैं साइबर स्पेस में आपके डेटा हैं और जो उपकरण है, साइबर उपकरण है, उनकी सुरक्षा करना ही जो है आपका साइबर सुरक्षा है। साइबर सुरक्षा के विभिन्न घटक शामिल हैं, जो डिजिटल सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को अनधिकृत पहुंच। साइबर सुरक्षा में विभिन्न घटक शामिल हैं, जो डिजिटल सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को अनधिकृत पहुंच, हमलों और उल्लंघनों से अनधिकृत पहुंच, हमलों और उल्लंघनों से बचाने के लिए एक साथ काम करते हैं। सिमेंटेक समूह की रिपोर्ट के अनुसार साइबर प्रतिभूतियों से प्रभावित होने वाले शीर्ष 5 देशों में भारत को भी स्थान दिया गया था। साइबर सुरक्षा का जो मौलिक घटक है वो क्या क्या है? इसमें तकनीक, पहली चीज़ तकनीक होनी चाहिए। ठीक है, तकनीक है मानवीय कारक और नीतियाँ और प्रक्रियाएँ। तकनीक इसमें फायरवॉल, घुसपैठ का पता लगाने वाले प्रणाली, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एन्क्रिप्शन तंत्र और सुरक्षित प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल शामिल हैं। ये तकनीकी उपकरण संभावित हमलों के खिलाफ रक्षा की एक महत्वपूर्ण परत प्रदान करते हुए साइबर खतरों का पता लगाने, रोकने और कम करने में मदद करते हैं। मानवीय कारक इसमें ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना, कर्मचारियों को डेटा के सुरक्षित प्रबंधन पर प्रशिक्षण देना और संगठनों के भीतर सुरक्षा सचेत संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। ये मानवीय कारक है। मानव त्रुटि और सामाजिक इंजीनियरिंग हमले महत्वपूर्ण कमजोरियां। मानव त्रुटि और सामाजिक इंजीनियरिंग हमले महत्वपूर्ण कमजोरियां जिन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा जागरूकता पर जोर देने के माध्यम से दूर किया जा सकता है। नीतियाँ और प्रक्रियाएँ, मजबूत नीतियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित करना सर्वोत्तम प्रथाओं, नियामक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। देखिए, नीतियाँ और प्रक्रियाएँ, मजबूत नीतियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित करना सर्वोत्तम प्रथाओं, नियामक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। भारत में साइबर खतरों की बात करें तो भारत में वास्तव में अतीत में कई साइबर हमलों का अनुभव किया गया है, जिनमें वानाक्राई, पेंटिया रैशमबेयर और मिराई वॉटनेट जैसे उल्लेखनीय घटनाएं शामिल हैं। और भी हाल ही में जैसा कि देखा गया था, मुंबई एयरपोर्ट का जो सिस्टम था वो भी काफ़ी प्रभावित हुआ था, तो उसमें बताया गया कि उस पर भी साइबर अटैक हुआ था। हाल ही में विभिन्न भारतीय शक्ति केंद्रों को लक्षित करने वाले राज्य प्रायोजित चीनी हैकर समूह की रिपोर्टें आई हैं। अब इसके संदर्भ में जो भारत द्वारा उठाए गए कदम है, मतलब साइबर सुरक्षा के लिए भारत क्या कर रहा है, तो देखिए, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 लाई गई है, जिसको 2020 में संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ये शॉर्ट में आप कह सकते हैं NCIIPC, तो आप ऐसे याद रखिएगा NCIIPC, और हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय समीक्षात्मक सूचना संरचना संरक्षण केंद्र। ठीक है, इसके अतिरिक्त इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, तो इसे हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया बल। आप हिंदी याद रखिए, ज़्यादा आसान रहेगा, कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया बल CERTIN। यह संगठनों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त आपका देखिए, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र एवं साइबर योद्धा पुलिस बल, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र NCCC, ये स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त साइबर सुरक्षा केंद्र, ये बॉटनेट क्लीनिंग एंड मॉलवेयर एनालिसिस सेंटर की जैसी पहल, मालवेयर संक्रमणों का पता लगाने और हटाने के लिए मुफ्त उपकरण और सेवाएं प्रदान करके एक सुरक्षित साइबर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए ये सब किए गए। इसके अतिरिक्त समय पर जो संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके द्वारा
आपको सुझाव दिए जाते रहते हैं कि आपको अपने सिस्टम में क्या क्या चीज़ें करते रहना चाहिए। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति स्थापित करने में भारत की उपलब्धि के स्तर का मूल्यांकन करना आवश्यक है। भारत ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और संयुक्त अभ्यास को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) और कई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते जैसे संगठनों और कई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं। ठीक है, तो देखिए ये है संयुक्त अभ्यास को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जैसे संगठनों और कई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ते आपसी तनाव और विभिन्न कारकों ने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। चर्चा कीजिए। तो देखिए, मतलब जो आपका प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में जो प्रारंभ होता है, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे? तो कोई एक कारण तो था नहीं। कोई एक कारण, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था जिसकी हत्या हुई थी, वो एक तत्कालिक कारण था, परंतु उसके पीछे कई सारे ऐसे कारण थे जिसने युद्ध की स्थिति बना दी थी, और उसमें ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या जो है उसने चिंगारी का काम किया। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण लचीली संधियाँ, अस्पष्ट वार्ता तथा प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव का परिणाम था। भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और वैचारिक कारकों ने भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और वैचारिक मतभेदों ने एक अस्थिर वातावरण बनाया जो अंततः युद्ध के विस्फोट का कारण बना। संघर्ष के कारणों के लिए देखें, सबसे पहले हम लोग भू राजनीतिक कारकों की बात करें तो प्रादेशिक विवादों और उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा ने प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता पैदा की। दूसरा, हितों की रक्षा और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए गठबंधन बनाए गए। हितों की रक्षा और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए गुप्त गठबंधन भी किए गए, जैसे कि आपका जर्मनी, इटली और हंगरी ने गठबंधन किया। इसी प्रकार से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने गठबंधन किया। गुप्त संधियों और समझौतों ने भू राजनीतिक प्रदेश की जटिलता को बढ़ा दिया। आर्थिक कारक की बात करें तो व्यापार प्रतिद्वंदिता और आर्थिक प्रतिस्पर्धा तेज हो गई, क्योंकि राष्ट्रों ने संसाधनों और बाजारों की मांग की तो संसाधनों और बाजारों के लिए इनके बीच प्रतिस्पर्धा हुई। संरक्षणवादी उपाय जैसे टैरिफ घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए लागू किए गए थे। आर्थिक अन्योन्याश्रिता और आर्थिक प्रभुत्व की इच्छा ने तनाव को और बढ़ा दिया। जैसे कि जर्मनी, जिसके पास उपनिवेश काफ़ी कम थे, तो उसने उपनिवेशों के लिए ज़्यादा अपने प्रयास प्रारंभ किए। वैचारिक कारक की बात करें तो राष्ट्रवाद और श्रेष्ठता की भावना ने राष्ट्रों के बीच तनाव को बढ़ा दिया। राष्ट्रवाद जैसे कि आपका इटली में देख सकते हैं, आप जर्मनी में देख सकते हैं, तो राष्ट्रवाद और श्रेष्ठता की भावना ने राष्ट्रों के बीच तनाव को बढ़ा दिया। सैन्यवाद ने युद्ध को महिमामंडित किया। वहाँ उस समय युद्ध लड़ना एक तरीके से प्रतिष्ठा का विषय माना जाता था, ठीक है, देशों के द्वारा। तो सैन्यवाद ने युद्ध को महिमामंडित किया था, सैन्य बलों की संख्या में बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया। साझा वैचारिक मान्यताओं पर आधारित गठजोड़ प्रतिद्वंदिता और प्रतिबद्धताओं को मजबूत करते हैं। साझा वैचारिक मान्यताओं पर आधारित गठजोड़ प्रतिद्वंदिता और प्रतिबद्धताओं को मजबूत करते हैं। तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या ने एक ट्रिगर के रूप में कार्य किया, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हुई। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रमुख शक्तियों के बीच बातचीत और बढ़ते तनाव के कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। युद्ध के गंभीर परिणाम हुए, जिसने वैश्विक व्यवस्था को फिर आज से आकार दिया और दुनिया भर के समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, इथिक्स का प्रश्न है कि नैतिक व्यवहार के निर्धारक तत्वों तथा समाज में नैतिक या अनैतिक कार्यों के परिणामों की चर्चा करें। नैतिक व्यवहार के निर्धारक तत्वों तथा समाज में नैतिक तथा अनैतिक कार्यों के परिणामों की चर्चा करें। तो हमें पहले इसमें दो प्रश्न है। पहला, नैतिक व्यवहार के निर्धारक तत्व बताना है, और फिर समाज में नैतिक और अनैतिक कार्यों के क्या परिणाम होते हैं उनकी चर्चा करना। तो देखिए, नैतिक व्यवहार नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप है। नैतिक व्यवहार क्या है? वो नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप है, जैसे कि निष्पक्षता, ईमानदारी, जिम्मेदारी और सम्मान। यह मूल्यों, मानदंडों और कानूनों और सामाजिक दबाव द्वारा निर्देशित है। यह मूल्यों, मानदंडों, कानूनों और सामाजिक दबाव द्वारा निर्देशित है। यह विश्वास बनाता है और समाज में योगदान देता है। जो
नैतिक व्यवहार है वो विश्वास बनाता है और समाज में योगदान देता है। नैतिक व्यवहार के निर्णायक तत्व क्या हो सकते हैं, तो देखिए व्यक्तिगत मूल्य, आपके व्यक्तिगत मूल्य क्या हैं, आपका नैतिक विकास किस तरीके का हुआ है, संगठनात्मक संस्कृति कैसी है, आचार संहिता और नैतिकता कैसी है, और नेतृत्व और रोल मॉडल कौन आप हैं। तो ये सारे चीज़ें आपके नैतिक व्यवहार को निर्धारित करते हैं। कि करके देखें तो व्यक्तिगत मूल्य नैतिक व्यवहार किसी व्यक्ति के पालन पोषण, संस्कृति और विश्वासों के आकार के व्यक्तिगत मूल्यों से प्रभावित होता है। नैतिक विकास की बात करें तो नैतिक विकास के उच्च चरण नैतिक निहितार्थों पर विचार करते हैं। नैतिक विकास के उच्च चरण नैतिक निहितार्थों पर विचार करते हैं। संगठनात्मक संस्कृति, सकारात्मक नैतिक संस्कृति अखंडता और नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देती है। आचार संहिता और नैतिकता स्पष्ट दिशा निर्देश नैतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे किसी संगठन में आपका नैतिक व्यवहार कैसा होगा, किसी संस्था में, तो ये उसके लिए स्पष्ट निर्देश होते हैं, तो वो प्रभावित करते हैं। नेतृत्व और रोल मॉडल, नैतिक नेता नैतिक निर्णय लेने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नैतिक नेता नैतिक निर्णय लेने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। समाज में नैतिक या अनैतिक कार्यों के परिणाम क्या है, तो देखिए पहली चीज़ विश्वास और प्रतिष्ठा के संदर्भ में, तो देखिए नैतिक व्यवहार विश्वास पैदा करता है, और प्रतिष्ठा बढ़ाता है, जबकि अनैतिक कार्य विश्वास और विश्वसनीयता को नष्ट करते हैं। जबकि अनैतिक कार्य जो है वो विश्वास और विश्वसनीयता को नष्ट करते हैं। दूसरा, सामाजिक सद्भाव के मामले में नैतिक व्यवहार सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हुए निष्पक्षता, न्याय और सम्मान को बढ़ावा देते हैं। जबकि जो अनैतिक कार्य होंगे वो इसके विपरीत कार्य करेंगे। कानूनी और वित्तीय परिणाम, तो अनैतिक व्यवहार कानूनी दंड और वित्तीय नतीजों की ओर ले जाता है। जो अनैतिक व्यवहार होगा वो आपको कानूनी दंड और वित्तीय नतीजों की ओर ले जाएगा। व्यक्तिगत भलाई पर, तो देखिए इसके संदर्भ में नैतिक व्यवहार जो है वो सत्यनिष्ठ और संतुष्टि को बढ़ाता है, जबकि अनैतिक कार्यों से अपराध बोध होता है और कल्याण में गिरावट होती है। दीर्घकालिक स्थिरता, तो नैतिक व्यवहार स्थिरता सुनिश्चित करते हैं, जबकि अनैतिक कार्य पर्यावरण और भावी पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत मूल्य, सांस्कृतिक मानदंड, सामाजिक अपेक्षाएं, व्यक्तिगत मूल्य, सांस्कृतिक मानदंड और सामाजिक अपेक्षाएं और नैतिक परिवेश नैतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नैतिक मानकों को बनाए रखने से विश्वास और सामाजिक सद्भाव का निर्माण होता है। नैतिक मानकों को बनाए रखने से विश्वास और सामाजिक सद्भाव का निर्माण होता है, जबकि अनैतिक कार्य समाज को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो नैतिक मानकों को बनाए रखने से विश्वास और सामाजिक सद्भाव का निर्माण होता है, जबकि अनैतिक कार्य समाज को हानि पहुंचाते हैं। इन कारकों की समझ व्यक्तियों को समाज के सुधार के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। अगला है आधुनिक वैश्विक राजनीति को आकार देने में औपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन की क्या भूमिका रही है, चर्चा करें। जो कोलोनाइजेशन होता है उसकी उल्टी प्रक्रिया डीकोलोनाइजेशन होती है। कोलोनाइजेशन में क्या होता है कि किसी देश के द्वारा किसी स्वतंत्र क्षेत्र पर कब्जा किया जाता है, ठीक है, उसको नियंत्रित किया जाता है, उसके संसाधनों का शोषण किया जाता है और उसे अपने अनुरूप ढाला जाता है। जबकि डीकोलोनाइजेशन में क्या होगा, उसका उल्टा, मतलब जो कोलोनाइज कंट्री थी वो उससे स्वतंत्र हो गई। जैसे भारत का 1947 में क्या हुआ, जब स्वतंत्र होता तो ये डीकोलोनाइजेशन था। तो हमें बताना है कि आधुनिक वैश्विक राजनीति को आकार देने में औपनिवेशीकरण की क्या भूमिका रही, मतलब औपनिवेशिक देशों के स्वतंत्र होने की क्या भूमिका रही, चर्चा करना है। आधुनिक वैश्विक राजनीति को आकार देने में औपनिवेशीकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने 20वीं शताब्दी के मध्य में एक परिवर्तनकारी अवधि को चिन्हित किया। 20वीं शताब्दी के मध्य में जब आपका द्वितीय विश्व समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो उसी समय अधिकतर जो औपनिवेशिक देश थे वो आज़ाद होते हैं। तो एक परिवर्तनकारी अवधि को चिन्हित किया जब पूर्व उपनिवेशित क्षेत्रों ने स्वतंत्रता प्राप्त की एवं संप्रभु राष्ट्र राज्यों के रूप में उभरे। इस प्रक्रिया ने शक्ति की गतिशीलता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आत्मनिर्णय के सिद्धांत ने इस प्रक्रिया ने शक्ति की गतिशीलता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आत्मनिर्णय के सिद्धांत को दूरगामी प्रभाव उत्पन्न किया। औपनिवेशीकरण के जो प्रभाव थे उनकी बात करें तो पहला है पूर्व उपनिवेशित प्रदेशों का सशक्तिकरण हुआ। देखिए औपनिवेशीकरण ने पूर्व उपनिवेशित लोगों को आत्मनिर्णय और संप्रभुता प्रदान की। औपनिवेशीकरण ने पूर्व उपनिवेशित लोगों को आत्मनिर्णय और संप्रभुता प्रदान की, उन्हें अपने स्वयं के राजनीतिक भाग्य को आकार देने और अपनी राष्ट्रीय पहचान पर जोर देने के लिए सशक्त बनाया।
दूसरा, वैश्विक शक्ति गतिशीलता में बदलाव। बी औपनिवेशीकरण के माध्यम से स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों के उदय ने मौजूदा औपनिवेशिक व्यवस्था को चुनौती दी। बी औपनिवेशीकरण के माध्यम से स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों के उदय ने औपनिवेशिक व्यवस्था को चुनौती दी और औपनिवेशिक साम्राज्यों के प्रभुत्व को बाधित किया। इसने शक्ति का पुनर्वितरण किया और प्रभावी रूप से बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण किया। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का विस्तार हुआ। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का विस्तार हुआ। इसने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में नए सदस्य राज्यों के प्रवेश को प्रेरित किया, उनकी सदस्यता का विस्तार किया और वैश्विक प्रतिनिधित्व में विविधता लाई। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्भव भी होता है। देखिए, बी औपनिवेशीकरण युग ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन को देखा। इसमें आपके भारत, इंडोनेशिया, इस तरह के जो देश थे वो शामिल थे जो कि उस समय स्वतंत्र हुए थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन को देखा। देशों का एक समूह जो शीत युद्ध में तटस्थता की वकालत करता था और स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और संप्रभुता को बढ़ावा देता था। अगला पॉइंट है मानव अधिकारों और आत्मनिर्णय पर प्रभाव। देखिए, बी औपनिवेशीकरण डीकोलोनाइजेशन ने मानव अधिकारों तथा आत्मनिर्णय संबंधित विमर्श एवं मान्यता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वैश्विक राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बन गया। अगला है औपनिवेशिक सीमाओं की विरासत। देखिए, बी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने एक जटिल विरासत छोड़ी। नए राष्ट्र राज्यों को औपनिवेशिक सीमाएं विरासत में मिली, जो अक्सर जातीय, सांस्कृतिक और भाषाई वास्तविकताओं के साथ संरेखित करने में विफल रहीं। इसने उत्तर औपनिवेशिक समाजों में चल रही चुनौतियों में संघर्षों को जन्म दिया। यही कारण है कि बहुत सारे देशों में अपने पड़ोसी देशों को लेकर के साथ में सीमा विवाद जो है काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा और वो काफ़ी कई बार हिंसक रूप भी धारण कर लेता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि बी औपनिवेशीकरण ने पूर्व उपनिवेशित प्रदेशों को सशक्त बनाकर सत्ता संरचनाओं को चुनौती दे करके अंतर्राष्ट्रीय मंचों का विस्तार करके तथा आत्मनिर्णय एवं मानवाधिकारों के आदर्शों को आगे बढ़ाकर आधुनिक वैश्विक राजनीति को नया रूप दिया। हालांकि इस प्रक्रिया ने चुनौतियां भी पेश की, जैसे कि सीमा विवाद और उत्तर औपनिवेशिक समाजों में स्थिरता और समावेशी शासन के लिए चल रहे संघर्ष। अगला प्रश्न है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट आरपीए के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चयन से उत्पन्न होने वाले संघर्षों को हल करने में शामिल प्रक्रियाओं की जांच करें। साथ ही उन मानदंडों का अन्वेषण करें जिनके आधार पर किसी उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित किया जाता है या अमान्य किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस तरह के निर्धारणों के जवाब में पीड़ित पक्ष के लिए सुलभ विकल्पों पर विचार करें। प्रासंगिक न्यायिक निर्णय का संदर्भ लें। देखिए, मतलब कुछ ऐसे निर्णय भी हमें बताने हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं। तो देखिए, इसमें इसका जो उत्तर लिखेंगे 250 वर्ड में लिखना है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 संसद के सदनों और राज्य विधानमंडल के सदनों के लिए चुनाव कराने, सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों और ऐसे चुनाव के संबंध में विवादों के समाधान के लिए प्रावधान करता है। क्या क्या करता है? चुनाव कराने, सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता से संबंधित प्रावधान और ऐसे चुनाव के संबंध में विवादों के समाधान के लिए प्रावधान करता है। संघर्षों को हल करने में शामिल प्रक्रियाएं क्या हैं? तो देखिए, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 आरपीए में चुनाव पूर्व और चुनाव के बाद की दोनों प्रक्रियाएं शामिल हैं। चुनाव पूर्व की प्रक्रिया क्या है? चुनाव आयोग चुनाव के संचालन की देखरेख करता है। चुनाव पूर्व चुनाव आयोग चुनाव के संचालन की देखरेख करता है और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए नामांकन पत्रों की जांच करता है। यदि कोई विसंगतियां या उल्लंघन पाया जाता है तो उम्मीदवारों को चुनाव से पहले अयोग्य घोषित किया जा सकता है। चुनाव बाद में क्या होता है? चुनाव के बाद आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट एक उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने के लिए तंत्र प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 100 एक चुनाव याचिका के लिए आधारों की रूपरेखा तैयार करती है जिसमें अनियमितताएं, भ्रष्ट आचरण और अवैधताएं शामिल हैं। अनियमितताएं, भ्रष्ट आचरण और अवैधताएं शामिल हैं जो चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। अगर याचिका उपयुक्त अदालत द्वारा स्वीकार की जाती है तो चुनाव की वैधता का पता लगाने के लिए एक जांच की जाएगी। निरस्तीकरण मानदंड क्या है? मतलब अयोग्य ठहराने के मानदंड क्या है? अधिनियम उन विशिष्ट आधारों की रूपरेखा तैयार करता है जिन पर किसी उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित किया जा सकता है। इनमें भ्रष्ट आचरण है, अवैध व्यवहार है, रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव और उम्मीदवार की अयोग्यता आदि शामिल हैं। ठीक है, मतलब उम्मीदवार ही अयोग्य हो गया, मान लीजिए कि उसकी उम्र ही उतनी ना पूरी हुई हो या उसने कुछ डिस्क्लोज ही ना की हो, तो भ्रष्ट आचरण, अवैध व्यवहार, रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव और उम्मीदवार की अयोग्यता आदि शामिल हैं। उच्च न्यायालय साक्ष्य का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करता है, उच्च न्यायालय, ठीक है, और निर्धारित करता है कि क्या ये आधार मामले में लागू होते हैं। उपाय क्या है?
तो उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पीड़ित पक्ष के लिए विभिन्न सहारा विकल्प उपलब्ध हैं। उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट होने पर पार्टी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकती है। न्यायिक उदाहरण यदि की बात करें प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की, तो इसमें राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी का मामला है। राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी का मामला 1975 का है। का ऐतिहासिक मामला भ्रष्ट प्रथाओं के मुद्दे से जुड़ा था, जिसके कारण एक उम्मीदवार की अयोग्य हुई थी, मतलब उम्मीदवार की उम्मीदवारी गई थी। इस मामले ने बाद के विवादों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल कायम की। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अधिनियम जो 1951 है, एक उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य करने के लिए आधार प्रदान करता है और पीड़ित पार्टियों के पास उच्च न्यायालय में अपील करने और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय चुनाव याचिका दायर करने जैसे विकल्प उनको देता है। राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी और मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे प्रासंगिक न्यायिक उदाहरणों ने अधिनियम की व्याख्या को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय शासन प्रणाली में गैर राज्य अभिकर्ता, तो इससे पहले वाला जो प्रश्न था 8वां, और ये आपके पॉलिटिक्स संबंधित है, मतलब आपका जीएस पेपर 2 में जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय शासन प्रणाली में गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका काफ़ी हद तक सीमित रही है। दिए गए कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो देखिए, गैर राज्य अभिकर्ता, इसकी इंग्लिश याद रखिएगा, नॉन स्टेट एक्टर्स। कई जगह पर एक्टर्स की हिंदी अनुवाद अभिनेता कर दिया जाता है, तो वो अभिनेता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी आपकी गैर राज्य अभिकर्ता होगी। गैर राज्य अभिकर्ता उन संस्थाओं को संदर्भित करते हैं जो सीधे तौर पर सरकार से संबद्ध या प्रतिनिधित्व किए बिना सरकारी नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। इनमें नागरिक समाज संगठन जैसे एनजीओ, विभिन्न प्रकार के निजी कंपनियां हैं, व्यक्ति हैं, ये शामिल हो सकते हैं इसमें, ठीक है। कई प्रकार के जो संगठन होते हैं आपके किसान संगठन, वो भी क्या है, वो भी गैर राज्य अभिकर्ता ही हैं। यह स्पष्ट है कि भारतीय शासन प्रणाली मुख्य रूप से राजतंत्र के आसपास केंद्रित है। भारतीय शासन प्रणाली जो है वो राजतंत्र, गैर राज्य नहीं, राज्यतंत्र के आसपास केंद्रित है। भारत का जीवंत नागरिक समाज, जिसमें गैर सरकारी संगठन, सामाजिक आंदोलन, वकालत करने वाले समूह, जमीनी स्तर के संगठन शामिल हैं। इसने सार्वजनिक नीति को आकार देने और सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका की बात करें तो राज्य और नागरिकों के बीच की खाई को पाटना, कई सारे मुद्दों पर महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना तथा हाशिए पर खड़े समुदायों को वकालत करना, सरकार की नीतियों और कार्यों के मूल्यांकन में प्रहरी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, भारत में गैर सरकारी संगठन मानवाधिकारों को वकालत करने, पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देने और वंचित आबादी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सहायक रहे हैं। गैर राज्य अभिकर्ता के उदाहरणों की बात करें तो अक्षय पात्र और सेवा जैसे एनजीओ ने बहुत से लोगों की मदद की और समाज से बाहर है। इसी प्रकार का आपने एक पहल नाम का एनजीओ है, प्रथम नाम का एनजीओ है, जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य करता है, ठीक है। एडीआर जैसे संघ ने सक्रिय रूप से चुनाव क्षेत्र में काम किया और अनुभवजन्य शोध के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने चुनाव प्रणाली में क्या खामियां हैं, किस प्रकार से लोगों का चुनाव होता है, इन सब के चीज़ों को लेकर के काफ़ी अच्छे जो रिसर्च किए इन्होंने और वो जनता के सामने प्रस्तुत किया है। सेवा और कुदुम्बश्री, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही एक रूप है। तो सेवा और कुदुम्बश्री महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा आज जैसे महत्वपूर्ण विधानों के अधिनियम में गैर राज्य अभिकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब इन अधिनियमों को बनने में इन गैर राज्य अभिकर्ताओं ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ एनजीओ और उनकी गतिविधियों पर सरकार की ओर से जांच की जा रही है, जैसे कि अभी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसकी दफ्तर पर छापे पड़े, जैसे कि उनके काम में उनकी वैधता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उनके धन के स्रोत क्या हैं, इन सब की जाँच की। हालांकि अंत में राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता के बीच में तालमेल होना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे अभिनेता लिखा, अभिनेता मत लिख के आइएगा, अभिकर्ता ही आप लिखिएगा। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि यद्यपि भारतीय शासन प्रणाली मुख्य रूप से राज्य अभिकर्ता के माध्यम से संचालित होती है, फिर भी यह कहना गलत होगा कि गैर राज्य अभिकर्ता ने केवल एक मामूली भूमिका निभाई है। गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक आंदोलनों और जमीनी स्तर के संगठनों ने नीति निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और सार्वजनिक संवाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके प्रयासों से विभिन्न क्षेत्रों में विधायी सुधार, बढ़ी हुई जवाबदेही और बेहतर सेवा वितरण हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण रीड्राइंग ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के भविष्य और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की अवधारणा को कैसे आकार दिया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के भविष्य और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की अवधारणा को कैसे आकार दिया, चर्चा करना है 250 शब्दों में। ये जीएस पेपर 1 में आएगा।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण का अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की अवधारणा पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने भू राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार दिया और भविष्य के राजनीतिक संबंधों और आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने के लिए मंच तैयार किया। देखिए इसमें हुआ क्या कि साम्राज्यों का पतन हुआ, सीमाएं कैसे बदली, ऐसे ना कि कई सारे साम्राज्यों का पतन हुआ, जैसे कि ऑस्ट्रो हेगेरियन, ऑटोमान और रूसी साम्राज्यों के पतन के परिणामस्वरूप उस राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ। इसने एक शक्ति निर्वात पैदा किया और नए राज्यों और नए क्षेत्रों की स्थापना को आवश्यक बना दिया। संधियां और सम्मेलन, देखिए वार्ता, संधियों और सम्मेलनों के माध्यम से सीमाओं के पुनर्निर्धारण की सुविधा प्रदान की गई। उदाहरण के लिए 1919 में वर्साय की संधि ने राष्ट्रीय सीमाओं को पुनर्परिभाषित करने और युद्धोत्तर कूटनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए राज्यों का उदय भी हुआ। सीमाओं के पुनर्निर्धारण से नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, जिसने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को जन्म दिया। विभिन्न जातीय और राष्ट्रवादी आंदोलनों ने अपने संबंधित जातीय समूह की आकांक्षाओं के साथ क्षेत्रों को संरेखित करते हुए, एलाइन करते हुए स्वतंत्रता और स्वायत्ता की मांग की। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय को बढ़ावा दिया। कैसे? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। देखिए सीमाओं के पुनर्निर्धारण ने राष्ट्रवादी भावनाओं और आत्मनिर्णय की आकांक्षा को बढ़ावा दिया, क्योंकि विभिन्न जातीय समूहों ने अपनी सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान के आधार पर स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की मांग की। वुडरो विल्सन के 14 सूत्र, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 बिंदुओं में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत शामिल है, जो राष्ट्रों को अपनी राजनीतिक नीयत चुनने के अधिकार की वकालत करता है। राष्ट्र राज्यों की वैधता, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण ने इस धारणा को मजबूत किया कि राष्ट्र राज्यों को अपनी आबादी की स्वयं की पहचान वाली राष्ट्रीय पहचान के साथ संरेखित होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और प्रभाव के रूप में राष्ट्रीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण के माध्यम से भू राजनीतिक परिवर्तन हुए। परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साय की संधि को रख सकते हैं। नए राष्ट्रों के निर्माण और साम्राज्यों का विघटन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए अभिकर्ताओं एक्टर्स का उदय हुआ। राजनयिक सहयोग के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण का अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की अवधारणा पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की अवधारणा पर स्थायी प्रभाव पड़ा। इसने भू राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार दिया, नए राज्य की स्थापना की और युद्ध के बाद की वार्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण को प्रभावित किया, जबकि इसने आत्मनिर्णय के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। जातीय रूप से विविध आबादी वाले क्षेत्रों में चुनौतियां उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।